अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स भारत को इतनी दुखी हैं कि उनका सो कॉल्ड दुनिया का सबसे डिसेंट फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान को गालियां देने पर उतर आया है। जी हां, उन्होंने बयान दिया है कि हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की तरह दलाल नेशन का किरदार अदा नहीं कर सकते। ये वो जयशंकर साहब हैं जिनकी एक दो बार हमने भी तारीफ की हुई है कि इन्होंने यूरोपियन डिप्लोमेट्स को मुंह पर कहा था कि आप कौन होते हैं हमें रशियन ऑयल को परचेज करने से रोकने वाले। पास्ट में एक दो मौकों पर जयशंकर साहब ने जरूर इंप्रेस किया, लेकिन इंसान के कैरेक्टर का पता लगता है क्राइसिस में, और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि भारत डीप क्राइसिस में चला गया है, जिसकी वजह से अब उनके मुंह से गालियां निकल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स इस जंग के हवाले से, और उसके बाद टेक्टिकल लेवल पर क्या हो रहा है, यानी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह गुत्थम गुत्था हैं दोनों साइड की फोर्सेस, और आजकल हमारा ज्यादा यही पैटर्न है। पहले हम एक दो बड़ी डेवलपमेंट्स को कवर करते हैं और उसके बाद जो वॉर की डेवलपमेंट्स हैं कि हिजबुल्लाह क्या कह रही है, ईरान क्या कह रहा है, इजरायली फोर्सेस क्या कह रही हैं, अमेरिकन फोर्सेस क्या कह रही हैं, वो हम यूजुअली अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। पहले एक दो बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की मीडिएशन के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक दो और बड़े फैसले किए हैं एनर्जी और फूड क्राइसिस को लेकर। आइए जानते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने पब्लिश की है, और वो ये कि पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर, जिन्होंने पॉसिबली मुज़ाकरात में शरीक होना है, पाकिस्तान की काविशों की वजह से उनकी जान बच गई है। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ये इतला मिली कि इजराइल इन दो ऑफिशियल्स के पीछे भी पड़ा हुआ है, इनको असैसिनेट करने का प्लान बना रहा है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से जब इंटेलिजेंस मौसूल हुई तो हमने फौरन अमेरिकन से राब्ता किया और कहा कि इजराइल को रोका जाए इन दो टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट करने से, और पाकिस्तान ने उनको ये भी समझाया कि इससे डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और कोई रूम नहीं बचेगा, और ईरान में फैसला साजी मजीद हार्ड लाइनर्स के पास जा सकती है। तो इस इंटेलिजेंस पर यूएस ने फौरी अमल किया, पाकिस्तान की बात सुनी और इजरायली से राब्ता किया कि आप इनको असैसिनेट ना करें और अपनी किल लिस्ट से इनको निकाल दें। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ये दो टॉप सिविलियन लीडर्स इजराइल की किल लिस्ट से 4 से 5 दिनों के लिए निकल गए हैं। यानी इजराइल फैसला करेगा बाद में कि इनको असैसिनेट करना है या नहीं। वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान कोशिशें जरूर कर सकता है अपने और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए। यानी इजराइल की जो किल लिस्ट है, जरूरी नहीं कि उसके सारे अहदाफ पूरे हों, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान ने स्मार्ट इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते हुए अपने दोस्तों के लिए काम किया है और उनकी जान बचाई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक्टिवली डिप्लोमेसी कर रहा है इस पूरे क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए, और दोनों साइड से राब्ते में है। जबकि ईरानियन ऑफिशियल्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कोई निगोशिएशंस नहीं हो रही। पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली 15 नकात अमेरिका के ईरान के हवाले किए हैं और ईरान की भी डिमांड सामने आई हैं, और किसी हद तक ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अंदिया दिया है कि दोस्त ममालिक एफर्ट्स कर रहे हैं। यानी एक तरफ ईरान थोड़ी हार्ड अप्रोच का मुजाहरा कर रहा है और दिखा रहा है कि वो काफ़ी स्टिफ हैं और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है यूएस से मुज़ाकरात करने की। ये ईरान का क्लियर मैसेज है, और इससे ईरान मुज़ाकरात के अंदर एक लेवरेज हासिल करना चाहता है, अपना अपर हैंड दिखाना चाहता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये भी बयान आया कि इस वक्त हम टोटल ऑफेंसिव पे हैं, और मेन अप्रोच इस वक्त हमारी रेजिस्टेंस की है कि हमने इन फोर्सेस को रेजिस्ट करना है जिन्होंने ईरान पर हमला किया है। तो ईरान इस वक्त इस मोड में है और उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि बातचीत होती है या नहीं। वैसे भी वो 3-4 बार धोखा खा चुके हैं अमेरिका से और इजराइल से। मुज़ाकरात के बीचों बीच उन पर बमबारी की गई है, ये 1 साल में 2 दफा हो चुका है। तो इसलिए ईरान इनको इतना सीरियस नहीं लेगा और ईरान इससे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाएगा। इसलिए पब्लिकली मीडिया पर ईरान ये नैरेटिव दे रहा है कि हमें कोई परवाह नहीं है, ये बातचीत हो या ना हो, हम अपने अहदाफ को टारगेट करते रहेंगे। जबकि यहाँ पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए और एक जंग बंदी की जाए। और ये जो निकात भी सामने आए हैं, अमेरिका के 15 पॉइंट्स हों या ईरान की जो 5-6 डिमांड्स हैं, वो बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रही, यानी टोटल अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं।
अमेरिका ये कह रहा है कि आप अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को तर्क कर दें, हम आपकी मदद करेंगे सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने में, हम आप पर से सैंक्शंस भी हटा देंगे अगर आप अपने रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर दें। जबकि ईरान ये अफोर्ड कर नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त उनके रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बात करें, वही ईरान को एक लेवरेज प्रोवाइड करते हैं इस पूरे रीजन में, चाहे हिजबुल्लाह हो लेबनान में, इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप्स हों या फिर यमन के हुसीज हों। और इन सब की कार्रवाइयों की डिटेल अभी हम आगे बताएंगे। जैसे हमने कहा कि जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम अगले हिस्से में देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है, किस तरह बैटल हो रही है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी साइऑप्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान है जो डेस्परेटली डील चाहता है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हमें कोई डील नहीं चाहिए, कोई निगोशिएशन नहीं चाहिए। और वो तो निगोशिएशंस को रद्द कर रहे हैं कि कोई हो ही नहीं रही बातचीत। ईरान का जो मुद्दा है वो ये कहते हैं कि हमें गारंटीज दी जाएं कि हम पर दोबारा असॉल्ट नहीं होगा, हम पर से सैंक्शंस हटाई जाए और कंपनसेट किया जाए जितना हमारा नुकसान हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से फैसले हम करेंगे। जिस कश्ती को यहाँ से गुजरना है उसको एक टोल टैक्स देना होगा। ये है ईरान की चीज़ें जो ईरान की डिमांड सामने आई हैं। अब जरा बात कर लेते हैं एनर्जी क्राइसिस के बारे में कि वहां पर क्या चल रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में एक तहलका मचा हुआ है। उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं या एनर्जी मार्केट्स हैं, हर तरफ लीरो लीर हुई हुई है सिचुएशन। पाकिस्तान से लेकर फार ईस्ट एशिया तक चले जाएं, एक पैनिक की सिचुएशन है। और इंडिया के हालात अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर आपको सारी सिचुएशन समझ लग जाती है। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और इसी वजह से जयशंकर जैसे सो कॉल्ड सोबर लोग अब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम दलाल नेशन नहीं हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता कि अगर ये मसला हल हो जाता है, पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है, तो इनको ही फायदा होगा। जो इस वक्त क्राइसिस मचा हुआ है भारत में, पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है उससे भारत को भी फायदा होगा। लेकिन क्या करें, अपनी जनता को इन्होंने खुश करना होता है। और कल की वीडियो में हमने एग्जैक्ट यही आपको पॉइंट्स बताए थे। उनका अपना मीडिया क्या लिख रहा है? उनका मीडिया यही लिख रहा है कि मोदी ने कभी भी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पर तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि उसका विजन ही नहीं था। उसने हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर तवज्जो दी है और अपना एक ऑरा बिल्ड करने की कोशिश की है, पैसा फेंका है, अंधभक्तों की एक फौज तैयार की है उसने। लेकिन उसका ग्लोबल विजन नहीं था। ईरान से ताल्लुकात खराब करते रहे और पता नहीं किस किस से, और अब उन्हीं से मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारी कश्तियों को गुजरने दें। और पाकिस्तान को सीधा गालियां देने पर उतर आए हैं। और अपनी सिचुएशन की बात करें वो कितनी खराब है इनकी। तो एनर्जी मार्केट्स का ये हाल है। लेकिन जहां पूरे एशिया में एक कोहराम मचा हुआ है, यूरोप स्ट्रगल कर रहा है, अमेरिका भी स्ट्रगल कर रहा है प्राइसेस हाइक की वजह से, एक मुल्क है जो इस वक्त बहुत खुश है और वो चाइना नहीं है, वो है रूस। रूस के इस वक्त मजे हुए में और रिपोर्टेडली वो तकरीबन $1 बिलियन डेली बेसिस पर कमा रहा है। और ये वेस्टर्न जरीदे हमें बता रहे हैं कि उनकी एक महीने की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ऑयल एक्सपोर्ट, वो $24 बिलियन से बढ़ चुकी हैं, जो कि मंथली पहले 12-13 बिलियन के करीब थी, अब वो $25 बिलियन के करीब चली गई हैं। तो यहाँ रूस के मजे हैं, क्योंकि रूस पर से सैंक्शंस नरम किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ताकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल की सप्लाईज बढ़ें। और उन्होंने तो कुछ ईरानियन ऑयल पर भी सैंक्शंस नरम किए हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल आए ज्यादा से ज्यादा। और अब तो ईरान भी इस सिचुएशन से फायदा उठाने का सोच रहा है रशिया की तरह, और इसलिए वो कह रहे हैं कि एक टोल टैक्स अदा करना होगा हर कमर्शियल शिप को जो यहाँ से गुजरने का इरादा रखती है। और ये फीस $2 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त क्रेमलिन को हो रहा है, रशिया को हो रहा है, और पुतिन इस वक्त दूर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वो ईरान को टेक्निकल लेवल पर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ गई हैं और इनका हम आपको पहले भी बताते रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी हो या फिर ड्रोन्स हो, ये रशिया ईरान को अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है ईरान की जो एक सस्टेन्ड एफर्ट है वो किस तरह जारी है। उसमें किसी हद तक रूस का हाथ है और थोड़ा बहुत चाइना का भी हाथ है। और इस दफ़ा जो हम देख रहे हैं कि ईरान की एक्यूरेसी अपने टारगेट को हिट करने की वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। लेकिन ये एक्यूरेसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए गैस, ऑयल और यूरिया मॉलिक्यूल्स को गुजरने में मदद नहीं दे सकती। और वहाँ पे आता है असल क्राइसिस, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा एशिया स्ट्रगल कर रहा है। और अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि फ्यूल और पॉसिबल फूड शॉर्टेजेस की वजह से सिविल अनरेस्ट का खतरा है। पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर लेनी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के अंदर खुद भी तेल निकलता है, वो हमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारी टेरेन की बात करें तो वो तकरीबन ईरान जैसी है, जो बलोचिस्तान में आपके पास बहुत ज़्यादा तेल है, लेकिन नीयत
नीयत और कोशिश ना होने की वजह से हमने उसको मटीरियलाइज नहीं किया। जो थोड़ा बहुत तेल निकलता है वो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व या गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है, और जो बाकी पब्लिक की कंजम्पशन है वो हम इंपोर्ट करते हैं 70 से 80% तक अरब ममालिक से, और ईरान से थोड़ा बहुत डीजल स्मगल हो जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान ने फैसला लिया है, लेकिन अभी अपने लोगों की बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमारे गल्फ में बरादरान बैठे हैं अरब ममालिक, हम उनकी मदद करने में पेश होंगे और वहां पर कोई फूड शॉर्टेज नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी जो फूड सप्लाईज हैं वो अरब ममालिक के लिए खुली हैं और उनको हम फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि इस जंग की वजह से जो एक फूड क्राइसिस जन्म ले सकता है गल्फ में, उसको हम पूरा करेंगे। और इस हवाले से रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने मुतल्लिका अथॉरिटीज को हदायत दे दी हैं कि गल्फ में सरप्लस फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए हंगामी बेसिस पर, और साथ ये भी कहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं वो मुतासिर ना हो। तो उम्मीद है कि इस बार ये सूरत हाल ना हो। हमारे पास एक बहुत बड़ी जरखेज लैंड है जहां पर नेचुरली बहुत सा फूड उगता है। तो सबसे पहले हमें जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर फूड कोई सरप्लस होता है तो आप जीसीसी वगैरह को कर सकते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन पहले आपने ये देखना है कि आपकी भी कोई 26-27 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि कम नहीं है। अगर इंडिया स्ट्रगल कर रहा है 1.5 अरब आबादी को वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये 30 करोड़ के करीब भी आबादी कोई कम नहीं है, एक अच्छा खासा नंबर है इंसानों का। तो यहाँ भी हमें देखना होगा कि सिर्फ एलीट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, वो बस प्रॉफिट्स ना कमाएं, उनके घरों का तो सिलसिला सारा चलता रहेगा, उनको फ्यूल भी मिलता रहेगा। आम लोगों का भी हमने सोचना है, मैसेस का सोचना है जिनसे इकॉनमी चलती है। ये एलीट भी तभी मज़े करती है जब इकॉनमी चलती है। अगर इकॉनमी नहीं चलेगी, एलीट के मज़े भी ख़त्म हो जाएंगे। ये समझना पड़ेगा इस रूलिंग एलीट को, जो पता नहीं समझे हैं कि नहीं। लेकिन पॉइंट यही है कि जो आपके मैसेज हैं, जो आपकी जनरल पॉपुलेशन है, उसका ख्याल सबसे पहले होना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी मफलूज होगी तो फिर पूरा मुल्क चौक कर जाएगा। तो आम इंसानों का सबसे पहले सोचना है। लेकिन पाकिस्तानी लीड का मसला ये है कि वो सबसे पहले अपना सोचते हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जो उनका एक एलीट सर्कल है, रूलिंग एलीट, 19 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी भी खा जाते हैं, ये UNDP की रिपोर्ट कहती है। और फिर दोस्त ममालिक का उनको ज़्यादा ख्याल होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ ज़रूर आती है कि पाकिस्तान ने वहाँ से तेल भी लेना है, तो बदले में इस क्राइसिस की सिचुएशन में पाकिस्तान उनको फूड सप्लाईज जारी करने का इरादा रखता है। तो देखें ये आगे कैसे चलता है, क्योंकि बहुत सा यूरिया फर्टिलाइज़र जो आपकी खाद है फसलों में, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर के आती है, सी बॉर्न यूरिया। लेकिन पाकिस्तान खुद भी खादें वगैरह बनाता है, तो शायद वहाँ पर उस महाज पर पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑयल एंड गैस हासिल करने में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा ऑयल एंड गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है तो इन गल्फ रियासतों की जो फूड सप्लाईज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती हैं। तो ये दोनों साइड्स फंसी हुई हैं इस जंग की वजह से। और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि इन गल्फ रियासतों में फ़्लाइट ऑपरेशंस को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो अगर ये ट्रेड ऑफ बनता है अरब ममालिक के साथ तो किया जा सकता है इस क्राइसिस सिचुएशन में, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाईज को इंटरप्ट किए बगैर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नो डाउट एक वाइटल कॉरिडोर है एनर्जी सप्लाईज का। पूरी दुनिया में तकरीबन 30% जो एनर्जी सप्लाईज हैं ऑयल एंड गैस की, वो यहाँ से गुजरती है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन से ममालिक कर रहे हैं? बहरीन, कतर, कुवैत और UAE। आप मैप पर देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ में लाया करते हैं। और सऊदी अरब के पास चूंकि ज़्यादा लैंड मैस है तो वो रेड सी का रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेड सी में भी क्या प्रॉब्लम है? बाबुल मंडब स्ट्रेट, जिसको हुसीज ने हिस्टोरिकली चोक करके दिखाया हुआ है, और अब ईरान की तरफ से ये खबरें आ रही हैं ईरानियन मीडिया पर कि हुसीज किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकते हैं और वो बाबुल मंडब स्ट्रेट वाला भी रास्ता चोक कर सकते हैं। अगर वो भी हो जाता है, अगर ये वॉर बढ़ जाती है, तो फिर तो एक डिजास्टर निकल आएगा दुनिया की इकोनॉमी का। अभी हुसीज फिलहाल उस तरह तंग नहीं कर रहे जिस तरह उन्होंने आज से 2-3 साल पहले किया था अमेरिकन इजरायली वेसल्स को। और पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो मुतासिर हुई थी और शिप्स को लंबे रूट्स लेने पड़ रहे थे, केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका वाली साइड से अटलांटिक ओशन। और अभी भी ये होना शुरू हो गया है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल शिप ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो इतना ज्यादा माल एक कंटेस्टेड रीजन से गुजारे। और एक डर होता है, खौफ की कैफियत होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का खतरा होता है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, इसलिए वो फिर सिक्योर पैसे लेते हैं जो कि बहुत लंबे हैं। तो यहाँ पर ईरान ने एक अंदिया दिया है कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो हुसीज एक्टिवेट हो सकते हैं, और हुसीज के भी बयान आ रहे हैं। ईरान की मजीद कार्रवाइयों की बात करें तो उन्होंने इजराइल के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके करीब मिसाइल दागे हैं।
और इसके अलावा इजराइल के मुतादिद एरियाज में ईरानियन मिसाइल आकर गिरे हैं, कुछ बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, गाड़ियां तबाह हुई हैं। ईरान के अंदर भी बड़ी इंटेंस बमबारी कर रहा है इजराइल। तेहरान के बाद अब दूसरे शहरों में भी उन्होंने अपनी जो एरियल बम्बार्डमेंट है उसको बढ़ा दी है, जैसा कि शिराज और इस्फहान के सिटीज़, यहाँ पर भी बमबारी भी है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं गल्फ स्टेट्स पर भी हमले हो रहे हैं, वो भी अभी रुके नहीं हैं और बहुत से ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं इनके एयर डिफेंस सिस्टम। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये बड़ी मिकदार में कंज्यूम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में। ना सिर्फ अमेरिकन का बल्कि इन अरब रियासतों का भी, इजराइलीज का भी बहुत ज़्यादा इनके इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। और यहाँ पर यही सवाल आता है कि अगर अभी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं तो अमेरिका क्या अफोर्ड करेगा ग्राउंड इन्वेजन, जो अभी हमें अमेरिका की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि जी फौजी आ रहे हैं, 2500 ट्रूप्स 3 वॉरशिप्स में कैलिफोर्निया से यहाँ आ रहे हैं, मेरीन्स यूएस मिलिट्री के। इसके अलावा 82nd एयरबॉर्न डिवीजन उसको भी डिप्लॉय करने का सोचा जा रहा है खार्ग आइलैंड के ऊपर। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान खार्ग आइलैंड का डिफेंस मजबूत कर रहा है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका ने वियतनाम की जंग में भी यही किया था कि पहले आसपास के जजीरों पर फौजी पहुंचाए थे और वो सिर्फ चंद मतलब सैकड़ों की तादाद में थे, और उसके बाद फिर एक लार्ज स्केल इन्वेजन का आगाज हुआ था मेनलैंड वियतनाम के ऊपर। तो ईरान के ऊपर भी ये हो सकता है। मतलब अगर ये जजीरों को कॉन्कर कर लेते हैं अमेरिकन तो फिर ग्राउंड इन्वेजन के लिए राह हमवार हो जाएगी और IRGC के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन पास्ट के पैटर्न्स को भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ऊपर से अगर आप मिसाइल मारो भी, एयर सुपीरियोरिटी हो भी आपके पास, आपने तालिबान की हुकूमत तो फ़ौरन ख़त्म कर दी थी 9/11 के बाद, लेकिन उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर ख़त्म नहीं हुई थी। तो ग्राउंड इन्वेजन में बड़ी मुश्किलात होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। उधर तालिबान ने इनको शिकस्त दी 20 सालों में और इधर IRGC बैठी है, वो भी कोई आसान टारगेट नहीं है। और यहाँ तो ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, ईरान में ज़्यादा बड़ा एरिया है, IRGC की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। लेकिन ईरान का इस वक्त मेन फोकस है खार्ग आइलैंड का दिफा। इसके अलावा लेबनान की बात करें तो ईरान के सारे मिसाइल्स का गुस्सा इजराइल लेबनान पर निकाल रहा है। 1000 से ज़ायद बंदा वहाँ पर मारा जा चुका है, मिलियन से ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया है। और लेबनान के साउथ में इजराइल इस वक्त एक सर्टन एरिया तक लेबनान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उस रीजन में हिजबुल्लाह की तरफ से उनको शदीद रेजिस्टेंस का सामना है। और हिजबुल्लाह के मुताबिक हमने रिसेंटली इजरायली एक सोल्जर मारा है और 2 टैंक्स तबाह किए हैं, मतलब वहाँ बड़ी सख्त बैटल चल रही है। इसी तरह ईरान ने टफ टाइम दिया हुआ है अमेरिका को इराक में भी, और ईरानियन सपोर्टेड ग्रुप्स उन पर हमले कर रहे हैं और वहाँ पर अमेरिकन छुपते फिरे हैं। अमेरिका एडवाइजरीज जारी कर रहा है कि भाई अपनी जान बचाओ और निकलो यहाँ से। वहाँ पर एम्बसीज हों या होटल्स हों जहाँ पर अमेरिकन ठहरे हुए हैं, उन जगहों पर अटैक किए जा रहे हैं। और रिपोर्टेडली ये जो सारी बेसिस थी मिडिल ईस्ट में, इनसे अमेरिकन निकल कर होटल्स वगैरह में चले गए हुए हैं। ये दुबई की बात करें या बहरीन की बात करें या कतर की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनको बड़ा हैवी नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल की है ईरान ने कि इस वक्त US के सोल्जर्स अपनी बेसिस में नहीं बैठ सकते मिडिल ईस्ट के अंदर। तो एक सीरियस चैलेंज मिला हुआ है अमेरिका को। मतलब जितना नुकसान इजराइल का भी इतना नहीं हुआ जितना अमेरिका का हो गया है। इतनी बड़ी माइट, वो कहते हैं ना कि अगर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक लेस पावरफुल की लड़ाई हो तो लेस पावरफुल अगर 3 चपेड़े ही मार दे तो वो पावरफुल के लिए एक बहुत बड़ी जलालत होती है, और यही हो रहा है अमेरिका के साथ। उन्होंने नो डाउट इनके ईरान के बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया है, इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उड़ा दिया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए हैं, लेकिन इनको भी हिट पड़ रही है और इनकी बेसिस इस वक्त नकारा हो चुकी हैं मिडल ईस्ट में। इराक में, लेबनान में इनको रेजिस्टेंस का सामना है और अब बाबुल मंडब स्ट्रेट का महाज वो भी किसी भी वक्त ओपन हो सकता है, जो सऊदी अरब के लिए एक डेवास्टेटिंग सिचुएशन होगी। अपनी ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और वो पाकिस्तान वगैरह के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि US का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और उसके बाद सेंटकॉम को ट्वीट करनी पड़ गई है कि हमारे ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। ईरान ने यह दावा किया है कि इन मिसाइल हमलों की वजह से US अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी है। तो आप देखें, एक तरफ बातचीत हो रही है मुज़ाकरात की और दूसरी तरफ ट्रूप्स बढ़ाने की बात हो रही है मिडल ईस्टर्न रीजन में और खार्ग आइलैंड पर कब्जे की बातचीत हो रही है। ये आने वाले दिनों में मजीद क्लियर होगा कि US का इस हवाले से क्या प्लान है।
बूट्स ऑन द ग्राउंड की ऑप्शन को वो एक्सप्लोर करते हैं या नहीं। और अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, अगर ट्रूप्स ईरान में एंटर होते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी एक लंबी जंग शुरू हो जाएगी। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि उससे पहले इनकी कोई डील हो जाए, कोई पीस डील हो जाए, नहीं तो मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। और हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि ईरान की IRGC किस तरह ऑपरेट करती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक रखना है, लीडरशिप सारी ख़त्म भी हो जाए, उनके लोकल कमांडर्स एक्ट करते रहेंगे। जिस तरह तालिबान ने इनको टफ टाइम दिया था, IRGC भी टफ टाइम देती रहेगी। लेकिन मसला ये है कि इनके कंट्रोल में दुनिया की एक बहुत बड़ी गुजरगाह है जहाँ से हमारा तेल और गैस आता है। ये फ़र्क है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में मामला ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जा सकते हैं या आपके ख्याल में उससे पहले ही कोई डील हो जाएगी और इस्लामाबाद में जो एफर्ट्स हो रही हैं वो कामयाब हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।